राजस्थान में रीट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पेपर आउट होने के बाद एसओजी जांच में बड़े नाम सामने आए, गिरफ्तारियां हुई, बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, जांच जारी है। उधर सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़ी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने मामले की रिपोर्ट मंगवाई और जयपुर में बीजेपी ने गांधी सर्किल पर धरना दिया। बोर्ड के चेयरमैन ने तो साफ कह दिया कि ये राजनीतिक संरक्षण में हुआ, तो राजनीतिक संरक्षण और किसका हो सकता है? मुख्यमंत्री का हो सकता है, पहले के शिक्षा मंत्री का हो सकता है और गर्ग साहब का हो सकता है। तो ये जो अब जांच है ये बहुत पेचीदी स्थिति में पहुंची है और यहाँ की एसओजी अब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने की हैसियत रखती नहीं, ऐसा मेरा होम डिपार्टमेंट संभालने का अनुभव है। तो मैं चाहता हूँ इससे बाहर जांच होकर के ही इसका परिणाम निकले। उधर हमलावर बीजेपी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बजाय सड़क पर नौटंकी और माहौल बनाने, धरने के बजाय विपक्ष विधानसभा की तैयारी करने के लिए तथ्य और सबूतों को जुटाए। सरकार विपक्ष से चर्चा के लिए तैयार है। डोटासरा ने कहा कि सरकार मामले में बेहद सख्त है और आरोपी कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर राजस्थान की सरकार नहीं चाहती, मुख्यमंत्री नहीं चाहते, तो ये एसओजी वाले स्ट्रांग रूम तक जाते क्या कि कहां से पेपर चोरी हुआ है? तो मंशा पे शक करने की कोई कारण नहीं है आज की तारीख में। और अब तो विधानसभा आ रही है, इनको ये नोटंकी कर रहे हैं अब 3-3.25 साल से, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए। ये बंद करके इनको राजस्थान की विधानसभा में तैयारी करनी चाहिए। पुख्ता सबूत के साथ में चर्चा हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें चर्चा में अपनी अपनी बात रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरा। बहरहाल रीट मामले में आए उबाल का असर 7 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर भी पड़ने के पूरे आसार है, क्योंकि सड़क पर आंदोलनरत विपक्ष सदन में भी मामले पर सरकार को घेरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के एक सियासी मुद्दे की। बात सियासी मुद्दा इस वजह से होगा कि सियासत के बीच फंस गया, लेकिन मुद्दा यूं कहें तो 16.5 लाख अभ्यर्थियों के जीवन से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रीट की, और रीट एग्जाम के साथ जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। सरकार जांच करवा रही है, एसओजी पूरी तरह से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जांच में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। कोई कितना भी ताकतवर हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। ईमानदारी और निष्पक्ष जांच होगी, एसओजी पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा का कहना है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, लिहाजा जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उधर डोटासरा ने साफ ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं, कोई मुद्दा बचा नहीं है। बजट फेल हो गया, इस कारण से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे गढ़ रहे हैं। खैर, वजह जो भी होगी, जो भी कारण है, ये सब सियासी बयान है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण शर्मा जी, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, आशीष चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रीट के मुद्दे को लेकर के सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। एक बार तो पहले कटारिया साहब ने कहा कि एसओजी जांच कर रही है तो हमें इंतजार करना चाहिए। अगर 2 साल बाद तक भी अगर जांच के रिजल्ट नहीं आए तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में यही ठीक है कि अगर हमारी एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन अब कटारिया साहब के भी सुर बदल गए। उनका लोग ये कहते हैं कि पार्टी से अलग नहीं जा सकते, उनका अपना एक व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो, और उसी लिहाज से उन्होंने सब बातें कही। तो आपको लगता है कि सीबीआई जांच ही इसमें न्याय कर सकती, अपनी एजेंसी नहीं कर सकती? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो मुद्दा है ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने कहा दोनों ही बातें कही हैं। राजनीतिक दल करते हैं तो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, बाकी 16.5 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र जी, जो राजनीतिक दल है वो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट जनता से रहता है। तो जनता की आवाज जो बन रहे हैं वो हमारे रूप में हम जनता की आवाज बन रहे हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए। बट ये विशुद्ध रूप से विद्यार्थियों के भविष्य का मुद्दा है। आप देखिए, अंतिम बार रीट 2018 में हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमने 26,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था, आप देखिए। और कांग्रेस ने उसमें भी
ज्वाइनिंग को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास ये पहुंचे थे, उसको थोड़ा टाला गया था, लेकिन वो पूरी तरह से जो परीक्षा कराई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी हो गए थे। आप देखिए 5 बार इन्होंने कोशिश की रीट एग्जाम कंडक्ट कराने की, 5 बार विफल होने के बाद फाइनली ये 26 सितंबर 2021 को ये एग्जाम कराते हैं। और उस एग्जाम की अगर हम देखें तो उस एग्जाम के प्रारंभ होने से 5-7 दिन पहले ही धरपकड़ चालू हो जाती है, जिसमें कई लोग जो उस परीक्षा में लिप्त पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। और तब से लेकर के एग्जाम प्रारंभ होने के 7 दिन पहले से लेकर के आप देखिए अभी तक उसमें गिरफ्तारियां हो रही है। एग्जाम को पूर्ण हुए 4 महीने हो चुके हैं। पहले ये बात आई कि साहब ये पृथ्वीराज मीणा जो है ये इसमें इन्वॉल्व है, ये इसका मुख्य सरगना है। फिर बत्तीलाल के बारे में पता पड़ा कि साहब बत्तीलाल इसका मुख्य सरगना है। फिर पता पड़ता है कि साहब बत्तीलाल को जिसने पेपर दिया वो तो भजनलाल है, वो पिछले 4 महीने से लापता था। अब वो भजनलाल जब पकड़ा जाता है तब आप देखिए कि वो जो नाम लेता है प्रदीप पाराशर का, ये वो नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले भी कहा था कि राजस्थान बोर्ड जब जो इसकी परीक्षा करवा रही थी, आप उसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति को कैसे जिले का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। वो जो कोऑर्डिनेटर है वो प्राइवेट कॉलेज के एक संचालक को जो है इसको इन्वॉल्व कर लेता है। आप देखिए पहले ये बात आ रही थी कि जो पेपर है वो 2 घंटे पहले लीक हुआ। आशीष जी, पेपर से पहले ये किसी को मालूम था कि पारासर कौन है? पारासर इस चीज को कंडक्ट बीजेपी के नोटिस में था ये पहले? नहीं, पेपर के पहले नहीं, पेपर हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये पहले किसी के में नहीं था, लेकिन चलिए डाउट जो चल रहा है उसमें काफी कुछ सच्चाइयां भी हैं। जी मैं करेक्ट कर दूं क्योंकि काफी दर्शक भी इसको देख रहे हैं। देखिए 26 सितंबर 2021 को जब ये पेपर होता है तो ये बात सामने आ जाती है दूसरे दिन साहब पेपर लीक हुआ। हालांकि सरकार ये बात मानती नहीं है। सरकार कहती पेपर कैसे लीक हुआ? अरे भाई जब दर्जनों लोगों के व्हाट्सएप पे उसकी आंसर की चली गई, 2 घंटे पहले पेपर आ गया। 2 घंटे तो शुरू में प्रारंभिक बात थी, अब तो ये बात आ रही कि साहब 2 दिन पहले जो है पेपर लिफाफा स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर का लिफाफा फटता है, वहां से पेपर जाता है और वो जो आदमी है वो एक भजनलाल को पेपर देता है। भजनलाल की तरह उसने 6 और लोगों को पेपर दिया जिसका अभी तक अता पता नहीं है। आप देखिए इसमें सरकार को अपनी नाक बचाने के लिए आप देखिए किसी तरह से बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ता है और बोर्ड के अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट आता है कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप देखिए स्टेट की एक एजेंसी है जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष खुद इन्वॉल्व होता है जी, मंत्री तक इसकी जो है आप जांच की जो सुई है ये तो सारी बातें हो गई, हम सब लोग देख रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि फिर एसओजी से भरोसा क्यों उठ रहा है विपक्ष का, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए भरोसा इसलिए उठ रहा है कि एसओजी जो है अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है और कहीं ना कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है आपको भी पता है। अब चूंकि जो बोर्ड अध्यक्ष उसने स्वयं ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के लीक नहीं हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि इस पे निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? चलिए अरुण जी देंगे इसका जवाब। अरुण जी, जांच सीबीआई से हो, विपक्ष को तभी सब्र मिलेगा और साफ कहना है कि हम उन अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो सकती है, इस वजह से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मेरे को पक्का नहीं पता है कि इनको तब सब्र मिलेगा जब ये सीबीआई को चले जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है इनको कब सब्र मिलेगा। ये विशुद्ध राजनीति है, इसमें कोई छुपाव और दुराव की बात नहीं है। स्पष्ट राजनीतिक मोटिव है इनके और दुश्वारी ये है कि इसमें भी 3 अलग अलग एंगल हैं इनके। जो आपसी झगड़े हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा पहले किरोड़ी लाल जी ने इसमें लीड ली, उनकी अनोखी शैली है विरोध जताने की, अब वो राज्य जानने लगा है उसको भी। और जो ऑफिशियल बीजेपी थी वो थोड़ा पीछे रह गई उसमें और वो थोड़े आगे निकल गए। एक डायरी लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे सबूत इसमें है। मेरा उनसे निवेदन अब भी ये है, पहले भी था, कि अगर आपके पास वाकई सबूत हैं तो राज्य के हित में, इन नौजवानों के हित में जिनकी आप दुहाई देते हो, वो सारे सबूत एसओजी को दे दीजिए। ये मतलब ये धमकी है, ब्लैकमेल है, क्या है कि सबूत मेरे पास है लेकिन आप देने को तैयार नहीं हो। तो किरोड़ी लाल जी ने नेतृत्व किया इसका, फिर इनको
शायद दिल्ली से भी इशारा किया गया कि भैया ये क्या है, तुम लोग भी ऑफिशियली भी इसमें कूदो, तो ये लोग भी आ गए। फिर कटारिया जी का बयान का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा एसओजी ने अच्छा काम किया है इस मामले में, लेकिन अब उनको भी समझाया जा रहा है भाई ये बड़ी मुश्किल से ऐसे मौके हाथ में आते हैं, आप ऐसा मत बोलिए। तो अब वो नए सुरों में बोलने लगे हैं। बाकी एसओजी ने अदरवाइज चलिए बहुत बढ़िया अरुण काम जी, किया अरुण है जी इस ये दौरान। अरुण जी ये तो माना जा सकता है कि गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह की गिरफ्तारियां गड़बड़ी हो तभी होती हैं। बेशक इसमें कोई अब राज की बात नहीं है कि ये सब सिलसिलेवार हुआ है। वो जो एसओजी ने कमाल का काम किया है, बेधड़क एम्पावर्ड है वो। चलिए मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, पूरी मैं ताकत आ रहा दी है हूं सरकार आप, मैं और वापस ये लौट रहा हूं सर। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। वो ईमानदारी और वो अरुण जी नियत मैं वापस कई आ रहा बार हूं। इसका मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार उनके पास में जाना चाहूंगा। इस मामले को बहुत डेप्थ तक देख रहे हैं ये, और काफी इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का इनका काफी एक्सपीरियंस है। मिथिलेश जी, ये रीट एग्जाम है, दो बातें हैं। एक तो वो अभ्यर्थी पशोपेश में है कि हमारे एग्जाम का होगा क्या, जायज है उनकी चिंता कि बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एग्जाम दिया है। एक वह तबका है जिसने कहीं गुनाह है तो वो बचने की फिराक में है। एक तबका है जिसे हम राजनीतिक दल और सरकार कह सकते हैं, वो अपने अंदाज से इसमें चल रहे हैं। तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। समस्या सबके सामने है। क्या वास्तव में अब इसमें होना क्या चाहिए? एसओजी ने खुलासा किया पेपर में गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी परतें खुलना बाकी, जो प्रदेश जानना चाहता है। एसओजी हो सकता है आने वाले दिनों में परतें खोलें। बीजेपी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। उनका मानना है कि सीबीआई की जांच नहीं होगी तो नाइंसाफी होगी। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले बात तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है और इसमें पेपर आउट हुआ है, ये कड़वा सच है जिसे सब मान चुके हैं। लेकिन अब क्या हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए 31,000 बच्चे, उनके घर में ये खुशी है कि उनके बेटे की रोजगार मिल गया एक लंबे इंतजार के बाद। क्योंकि एक रीट का एग्जाम पास करने के लिए उसे पहले ग्रेजुएशन करनी होती है, फिर बीएड करनी होती है 2 साल की। 2 साल की बीएड के बाद 3 साल वो तैयारी करता है, जब जाके वो रीट को क्रॉस कर पाता है। तो इसको टोटल खर्चे को जोड़े तो एक नॉर्मल आदमी पर बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पर्चा खारिज होने से या पर्चा लीक होने से जो सरकार की जवाबदेही, संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेही सरकार का दावा करती थी अशोक गहलोत सरकार, उस पर उंगलियां उठ चुकी है। वो एक अहम चुनौती है अशोक गहलोत की साख के ऊपर। जो तमाम परीक्षाएं, जैसे एसआई की परीक्षा, जेईएन की परीक्षा, उसके बाद में पटवारी की परीक्षा, तो तमाम जो पर्चे लीक हुए और उसके बाद में हमने कल एक नए तो पड़ोसी राज्य यूपी में चुनाव है और उसमें एक मैसेज देने के लिए कि हम भी बाबा से कम नहीं है, एक ऐसे रामकृपाल मीणा की कॉलेज को हमने बिल्डिंग को गिरा दिया। लेकिन उस बिल्डिंग को गिराने से कुछ नहीं होगा। वो जेडीए के कौन अधिकारी हैं जिन्होंने रामकृपाल मीणा के लिए जमीन दी? वो कॉलेज निदेशालय के कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी दी? उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग में एक भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं है और तमाम बीजेपी के नेताओं की फोटो है। सरकारी जमीन में कैसे एनओसी मिली? आज आप कॉलेज की एनओसी लेके दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या नियम है। तो सरकारी जमीन कैसे संस्थानिक जमीन हुई, कैसे उसमें बिल्डिंग बनी, कैसे उसे एनओसी मिली, कैसे उसे यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया, कैसे उसे यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दिया? तो ये दोनों सरकारों के लिए, चाहे कांग्रेस इसमें दूध की धुली है ना बीजेपी दूध की धुली है। अब इसमें असली लड़ाई क्या हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर हम पिछले दिनों के सोशल ट्रेंड्स देखें तो जब से रीट का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया है, जो एक मास लीडर थे, अभी तो राज्यसभा सांसद हैं, तब से यूथ में सबसे लोकप्रिय नेता हो चुके हैं और उनकी फैन फॉलोइंग सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के आसपास पहुंच गई है। तो उसके बाद भाजपा में खुद में ही एक नई लड़ाई छिड़ गई कि कहीं ये एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आ जाए, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी 12-13 मुख्यमंत्री चल रहे हैं। तो रीट के माध्यम से कहीं एक नया चेहरा लॉन्च नहीं हो जाए। तो ये जो रीट का अभियान है, सीबीआई से जांच हो, एसओजी से जांच हो, ये कोई अहम विषय नहीं रह गया। कि सबने मान लिया है पूरे स्टेट ने कि ये पेपर लीक हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद उन्होंने
जो बोर्ड के चेयरमैन है जारोली, उनको बर्खास्त कर दिया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए चाहे मंत्री सुभाष गर्ग हो या उनके साथ प्रदीप पारासर को अरेस्ट कर लिया गया है। जो तमाम चीजें हैं, अशोक गहलोत ने पहली बार साफ गोई से स्वीकार कर लिया है कि मामला गलत हुआ और अगर गलती हुई है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नजरिया है कि जो 30 लाख या 26 लाख लोगों ने, हमने देखा था रीट को एक उत्सव बनाया था, राजस्थान ने एक इतिहास रचा था कि आम जनता ने उससे जुड़कर जो उनकी परीक्षा देने गए थे उनकी व्यवस्थाएं की थी, बिना किराए के लोगों को परीक्षा देने का अशोक गहलोत सरकार ने काम किया था। लेकिन उसके ऊपर जो एक दाग लग गया, उसको धोने की बहुत चर्चा है। आज भी कैबिनेट की मीटिंग में रीट के मामले में मंत्रियों ने चर्चाएं की। तो कुल मिला के अब क्या हो, ये एक बड़ी चुनौती है कि अब आप किसी पे भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन उन मासूमों का क्या दोष है जिन्होंने ग्रेजुएशन की, बीएड की, अपने माँ बाप की पेट काट के जिन्होंने रीट की तैयारी करी, कोचिंग की फीस दी, नोट्स खरीदे और तमाम तरीके के झांसे देके कई पेपर खरीदे। असली पेपर के साथ साथ नकली पेपर भी खूब बिके जिनमें से क्वेश्चन नहीं आए, 1,50,000 रुपए उसमें चले गए। तो ये एक ऐसा एक गिरोह और एक माइंड सेट हो गया है। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूथ का माइंड सेट चेंज हो। आज यूथ को ये लगने लग गया है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक होता है। और एक बात कही आपने, बीजेपी ने कहा कि आपने जैसे कहा कि रामकर, बिल्कुल वो सारे चैनल्स में, अखबारों में, सब में हैवी की वहां। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जब चीजें निकल करके आती हैं तो हम पुराना इतिहास नहीं देखते हैं कि इस आदमी को वास्तव में हमारे यहाँ से भी किस किस ने मदद की। ऐसे लोगों को, चलिए मैं ये कहूं कि जब अवसर ऐसे आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। बाकी रामकृपाल मीणा एक दिन का पैदा हुआ ऐसा माफिया नहीं है, उसकी लंबी फहरिस्त है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। तो मैं राजनीतिक जुगलबंदी की बात इस वजह से कर रहा हूं कि जब अपोजिशन में होते हैं तो हम शिकार के लिए दौड़ते हैं, और जब खुद की पार्टी की सरकार होती है, कोई भी पार्टी हो, तो हम किसी का भी संरक्षण दे देते हैं। उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है उसको, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं। तो राजनीतिक संरक्षण पेपर आउट करने के लिए अभी नहीं, उसको कैसे, जैसे मिथिलेश जैमिनी साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे उसको जमीन मिल गई, कैसे उसकी बिल्डिंग बन गई, और आराम से धड़ल्ले से उसकी फाइलें दौड़ी हैं। मैं आपको ताज्जुब की बात करेंगे, उसकी फाइलों का आप ये देखिए कब किसके पास में डिस्पैच और कैसे उसको एनओसी मिलती है, कैसे उसकी चीजें रन करती हैं, मालूम होने के बावजूद भी जेडीए कैसे आंख मूंद करके रहता है। देखिए युगेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। देखिए, जो भी रामकृपाल है मीणा जिसकी बात हो रही है, निश्चित रूप से सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कार्रवाई तभी हो पाएगी जब सीबीआई पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करेगी पूरा उसके पूरे प्रीवियस हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि किस किस लोगों ने, किस किस अधिकारियों ने, किस किस पॉलिटिशियंस ने उसकी मदद की। ये सारे नाम उजागर होने ही चाहिए। आप देखिए, राजनीति में शुचिता बिल्कुल आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मिथिलेश जैमिनी साहब कहना चाह रहे हैं। एक आम चर्चा की बात भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार के कोई नुमाइंदे फंसे हुए एसओजी के माध्यम से पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उनको बाहर निकालना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बचाना चाहते हैं। आप लोगों का एक आरोप ये है। जैमिनी साहब से पूछिए। चर्चा ये भी है कि सीबीआई को, जैसे रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग टूटने के बाद से सीबीआई से बीजेपी जांच इस वजह से कराना चाहती है कि कहीं उनका कोई आदमी का नाम नहीं आवे इसमें। देखिए योगेंद्र जी, अभी जांच जो है वो एसओजी के पास चल रही है। मुझे लगता है आपको कोई विलंब करना नहीं चाहिए इसमें। फिर आपकी सरकार है ना, राजस्थान में आपकी सरकार है। पाल की सीबीआई जांच थी, सीबीआई ने क्या जांच कर लिया आनंद पाल वाले मामले में? और भी कई सारी सीबीआई के पास जांचें हैं, कौन सी एक पकड़ दी है सीबीआई ने? मिथिलेश जी एक मिनट, 4 महीने से ये सरकार एसओजी जांच कर रही है। ये प्रदीप पाराशर का नाम जो है किरोड़ी जी ने, मुझे लगता है शायद रीट एग्जाम के 3 दिन बाद ही उगल दिया था कि साहब आपने किस तरह से एक प्राइवेट आदमी को जो है कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो वो अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया था, बताइए आप मुझे। गिरफ्तार कर लिया। जो कॉलेज संचालक था ये भी तो रीट एग्जाम करवाने में इन्वॉल्व था ना। तो सरकार की नींद अभी क्यों जागी जब भजन लाल ने इसका नाम ले दिया? आप देखिए, अगर भजन लाल किसी का नाम लेता है तो सरकार को क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें सबसे पहले डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट होती है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, चाहे सीबीआई हो चाहे आपकी एसओजी हो, उसी पे काम हुआ। और जब वो पकड़े गए तो पकड़ा गया है। अब तो आप ये बताओ कि जो सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को कैसे पता चला
कहीं उनके सूत्र नहीं जुड़े हैं? तो सुभाष गर्ग का जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मिथिलेश जी, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जांच करने के लिए। हम किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप भरोसा नहीं रख रहे ना, आपको भरोसा नहीं है उस पे। आप खुद ही तो कह रहे हैं सर एसओजी पे भरोसा नहीं है। अरे तो नहीं, मैं मिथिलेश जी की बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई तो जाना, पकड़िए ना, कौन रोक रहा है? आपकी जांच एजेंसी है, किसने रोका है आपको? आप करिए ना, पकड़िए ना। बिना बात हवा में लठ चलाने से कुछ होता नहीं है। देखिए, आप पक्के सबूतों के आधार पर कार्रवाई कीजिए। और हमको ऐसा लगता है कि इसमें चूंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के शामिल हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रीवियस शिक्षा मंत्री उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की बातें आ रही है, तो ये जांच तभी निष्पक्ष हो पाएगी जब सीबीआई इस पे जांच करेगी। हमारा ऐसा मानना है। अरुण जी, एक ही एजेंडा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी ये सारी परतें खुलेंगी। मैं एक बात लेकिन जानना चाहूंगा कि क्या अरुण जी वास्तव में इतने बच्चों के भविष्य के साथ में एक परंपरा पड़ गई है हमारे कि राजनीतिक दखल हर जगह, बोर्ड का चेयरमैन, आरपीएससी का चेयरमैन हो, आरपीएससी के नॉमिनेट जो मेंबर्स हो, उन पे पॉलिटिकल ठप्पा लग चुका हो, उन व्यक्तियों को हम लोग लगा रहे हैं। आप अंदाजा नहीं है हम लोगों को कितना उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सारे राजनीतिक दल। आशीष जी, आप उंगली उठा रहे हैं, आपके भी यहीं पे, नॉट ओनली इन स्टेट आरपीएससी की बात कर, मैं राजस्थान पीएससी की बात नहीं कर रहा, यूपीएससी तक में ये दखल होता जा रहा है। तो ये कितना दुर्भाग्य है कि बच्चे कैसे, उनके परिवार वालों के अरमान हम लोग तोड़ रहे हैं, हर जगह पॉलिटिकल दखल। क्या वास्तव में क्राइटेरिया तय नहीं करना चाहिए कि जिस सेक्टर में हम जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं उस आदमी का कोई एकेडमिक बैकग्राउंड भी होना चाहिए, जो बच्चों के साथ में जाकर के निष्पक्ष वो कर सके। हम पार्षद का चुनाव लड़ लेते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ लेते हैं बैनर सर, उसके बाद में आरपीएससी के मठाधीश बन करके बैठ जाते हैं। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को ही सप्लीमेंट कर रहा हूं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आप देखिए, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, चाहे अभी वर्तमान की सरकार हो चाहे इसकी पूर्ववर्ती सरकार हो। आप देखिए, रीट के एग्जाम को हम सभी सरकारों ने इस तरह से फुटबॉल बना रखा है कि जो सरकार बनती है वो अपने चहेतों को इसके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए देती है। कभी राजस्थान बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। दुर्भाग्य सर, ये बहुत दुर्भाग्य है। आप उन परिवारों की चिंता नहीं कर रहे हैं हम लोग, जिनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में गजब की बात है कि हम आरपीएससी बोर्ड इसको भी सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल योगेश, को हम बेनिफिट दे सकते हैं। योगेंद्र जी, सवाल आपका बहुत वाजिब है, लेकिन ये जो नियुक्तियां हैं उसमें थोड़ा ये क्लियर कट राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां नहीं होती हैं। इसमें कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रिकॉर्ड रहा है, कितना अच्छा प्रशासक वो रहा है अपने कार्यकाल के दौरान। ये कई बार आईपीएस को भी दी जाती हैं ऐसी पोस्टिंग्स। राहुल गांधी को देखिए, सबसे राहुल गांधी को सबसे उपाधि दी, उसकी बीवी आरपीएससी की सदस्य बनती है। ये होता है कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सरकार है और उसका मुखिया है, उसकी नियत क्या है। देखिए, अपराध से कार्यकर्ता क्या करेंगे होते जरूर है, लेकिन उन अपराधों पे आप क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, बहुत गंभीर है। मैं सहमत हूं, नौजवानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संवेदनशीलता ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत आसान है इसका राजनीतिकरण करना और सीबीआई से जांच कराओ, ये कराओ, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। अभी जेमनी साहब ने भी इशारा किया था। देखिए, वो जो 31,000 लोग जिनकी नौकरियां लग चुकी हैं, वो एक तरफ हैं, उनकी मेहनत का फल है ये। और एसओजी अभी प्रयास में पूरी लगी हुई है कि इसका व्यापक क्या हिसाब है, कितने लोगों को पेपर लीक हुआ है। ये बड़ा आसान है ये डिमांड उठाना कि रद्द कर दी जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है रद्द करना। परीक्षा करवाना बहुत बड़ी बात थी, पहले वो चुनौती थी और उसको भी चुनौती दी जाती थी कि ये नहीं हो ही नहीं सकता 16 लाख लोगों की परीक्षा ली जाए। अब वो हो गई और उसमें ये गड़बड़ हो गई है, तो इसको मौका नहीं देखना है, क्योंकि जो 31,000 चुने गए, आप और हम भी विद्यार्थी रहे हैं। अगर ऐसा मौका होगा, जो नहीं चुने गए हैं वो जरूर चाहेंगे ये रद्द हो जाए, लेकिन न्याय करना होगा। और एसओजी इसको एक एक
ट्रेस कर रही है, लगी हुई है। आप भरोसा कीजिए, गृह मंत्रालय ने भी भारत के अभी लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा अरुण जी, समय कम है सर, समय कम है। मैं एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में इस गंदगी को दूर करने के लिए, सर ये आम बात है जो लोग चौराहे पे चर्चा करते हैं, आरपीएससी हो चाहे दूसरी भर्ती एजेंसियों की हो, कि आप दूध के पास में बिल्ली से कहेंगे कि आप रखवाली कर लो इसकी, पॉलिटिकल ठप्पा लग चुका है, उन लोगों को हम अपॉइंट कर देते हैं सिर्फ खुश करने के लिए कि वो तबका उससे खुश हो जाएगा, वो ऑफिसर उससे खुश हो जाएगा, ये देखने के लिए। मैं अकेली इस वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है ये। फिर हम उम्मीद कर रहे हैं एक बड़ा फेर वहां पे इंटरव्यू हुआ होगा किसी का। देखिए, सिद्धांत से आपकी इस बात से असहमत होना बहुत मुश्किल काम है। मैं सहमत हूं कि ये कुछ पद ऐसे हैं जो छोड़ दिए जाएं और स्पष्ट तौर पे सक्षम लोगों को ही लगाया जाए। और कई बार मैंने जैसे जिक्र किया कि एक बहुत बढ़िया शिक्षाविद जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्रशासक हो, वो बहुत अच्छा अध्यापक हो सकता है, लेकिन अगर इतने बड़े काम करने हो, इतनी बड़ी परीक्षाएं लेनी हो, इतना बड़ा महकमा संभालना हो, तो कई बार वो कॉम्बिनेशन जरूर देखा जाता है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें राजनीतिक एंगल से बचा जाना चाहिए ऐसे पदों। मिथिलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वाइस चांसलर, बोर्ड्स के चेयरमैन, आरपीएससी के अंदर नियुक्तियां, जहां से एक उम्मीद की किरणें चलती हैं कि भविष्य यहां से बनेगा किसी का, वहां भी अगर इस तरह, अब तो बहुत ही रोचक बात है कि प्रिंसिपल के ट्रांसफर कास्ट फैक्टर पे होने लगे हैं। कहां जाएंगे हम? चलिए, एक रीट का मामला है, लेकिन रीट के साथ में गंदगी साफ हो जाएगी, ये तय मान सकते हैं हम? देखिए योगेंद्र जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर शुरू हो चुका है कि हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें अभी सीएम की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बेरोजगार है करप्शन। हमने यहाँ 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल रखी है। 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के हालात ये है कि 6 यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां अलवर में पकड़ी गई, उससे पहले जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को सीज करना पड़ा। इसके अलावा जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियों में कुलपति हैं वो यूपी के लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। 14 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अकेले यूपी से हैं। अब यूपी का अगर वाइस चांसलर बन के यहाँ अपॉइंटमेंट करे तो राजस्थानियों को नौकरी मिलेगी, क्या चांस है? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसियां डिसाइड है, नीति निर्माता पूरी तरह दोषी हैं। हम देखिए, हमने जो 2 कुलपतियों के नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें एक कुलपति ओम थानवी जी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उनके कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। एक राजस्थान विश्वविद्यालय के राजीव जैन जी है, उनका चल रहा है। एक लॉ यूनिवर्सिटी जो नहीं खोली है, उनके वाइस चांसलर का चल रहा है। तो आप जो नियम बनाते हैं उनको फॉलो करने में क्यों डरते हैं? जो यूजीसी के मापदंड है उनको फॉलो क्यों नहीं करते? बीजेपी सरकार ने बिना पीएचडी वाला एक कुलपति बना दिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी, उनको हटाना पड़ा कोर्ट के आदेश। तो आप क्यों जलील होते हैं? क्योंकि हमें तात्कालिक राजनीतिक लाभ उठाना है। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपने आला कमान को खुश करने के लिए जो दिल्ली से आदेश आ जाता है उसको फॉलो कर जाता है, उसके लिए सारे नियम पी जाता है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे आरपीएससी हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो। ये जब तक पूरे इंडिया का एजुकेशन सिनेरियो है वो बहुत चेंजेस मांग रहा है, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है। कल बजट आया लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अब इस देश में केवल डिग्रीधारी बेरोजगारों की फौज तैयार करना चाहते हैं। और ऐसे ही रीट, एसआई, फायरमैन, रोज खबरें चलती रहे, 14 लाख ने एग्जाम दिया, 26 लाख ने एग्जाम दिया। हम स्किल बेस और जॉब क्रिएटेड जो कोर्सेज है वो चलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम शिक्षाविदों को जोड़ना ही नहीं चाहते। जो असली टीचर है, असली शिक्षाविद है, वो राजनीति से दूर रहता है। जो चापलूस किस्म का नेता है, जो चापलूस किस्म का टीचर है, जो जोड़ तोड़ जानता है, वो वीसी बन जाता है, वही आरपीएससी सदस्य बन जाता है। तो इसी का जनाजा सबको भुगतना पड़ेगा, सबको कंधा देना पड़ेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन पूरा प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान भी जानना चाहता है कि राजस्थान की रीट में क्या गुल खिले। वो गुल के गुलिस्ते सारे बाहर आने चाहिए। और उसके अलावा मेरी गुजारिश है, मैं एक आम चर्चा जैसे जनरली भी मैं जो टॉपिक लेता हूं उस पे ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करता हूं जहां फोन घूम जाता है वहीं पे कि आप लोग क्या चाहते हैं। बड़ी सब लोगों की एक ही राय है। 622 लोगों से जन टीवी ने अपने स्तर पर जैसे भी चर्चा कर सकते हैं, एक बात निकल के आती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आप लोग बिल्कुल भी राजनीतिक दखल बंद कर दीजिए। आपको केवल और केवल योग्यता को आधार बनाना चाहिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा उससे वो खुश होगा, उसको वहां सेट कर देंगे, उसको वहां सेट कर देंगे। बड़ा ही दुर्भाग्य है ये
युवाओं के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का। मैं माफी चाहूंगा, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो चौराहे की और एक आम पेरेंट्स की मैं जो पीड़ा है वो आप लोगों से जाहिर कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।